Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing the December 29th of 2023, the Hindu newspaper. Starting with the first article, Qatar courts drops डेथ पेनल्टी फॉर द एट्थ इंडियन। तो ये डिस्कस किया था एक दो महीना पहले कि जो 8 इंडियन थे, दे वर एक्स नेवी पर्सनल एंड दे वर अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर इसराइल। तो इसलिए कतार में जो कोर्ट थे उन्होंने डेथ पेनल्टी इशू किया था उनके ऊपर में। तो देयर वाज अ सस्टेन्ड डिप्लोमेसी बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड कतारी ऑफिशियल्स। बैक चैनलिंग भी हो रहा था, डायरेक्टली या ऊपर में नहीं आया। फिर बाद में एक महीना बाद जो हमारे एमईए है उन्होंने बताया कि ऐसा बात हो रहा है और उस पर कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो ये कल पता चला कि एज कि कोर्ट ऑफ अपील इन दोहा कम्यूट्स दैट सेंटेंस। कम्यूट्स मतलब कि जो सेंटेंस डेथ पेनल्टी था उसको रिड्यूस करके कुछ ईयर्स का होगा, जो इसमें एग्जैक्टली ईयर नहीं कम्यूट लिखा हुआ। कम्यूट्स में नेचर ऑफ सेंटेंस चेंज हो जाते हैं। लाइक हाँ, डेथ पेनल्टी था तो यहाँ पे वो रिमूव कर दिए। जो इसमें लिखा नहीं कि कितना साल के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ। आइडिया इसमें तो कमेंट है कि इसमें इट इज इन द राइट डायरेक्शन एंड इट वाज वेरी हार्श फॉर द 8 इनोसेंट एक्स नेवी मेंबर। तो ये दिखाता है कि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक स्टेज है, इंडिया का जो एक इमेज है, वो बढ़ते जा रहा है ओवर द ईयर्स पिछले कुछ सालों में। और ये बहुत मुश्किल था इंडिया के लिए कि कतार कोर्ट को और साथ ही साथ कतार के ऑफिशियल के साथ कैसे नेगोशिएट किया जाए कि 8 लोग अपने लोग, नेवी पर्सनल है, फॉर्मर नेवी पर्सनल, दे हैव बीन कन्विक्टेड फॉर स्पाइंग फॉर इसराइल। और इसराइल एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर में एक पर्याय है। तो ये डील करना बहुत मुश्किल था, तो लेकिन ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो गया इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो वी हैव नोटेड द वर्डिक्ट और टुडे ऑफ द कतार ऑफ द अपील ऑफ द कोर्ट इन द दो धारा ग्लोबल केस इन विच सेंटेंस हैव बीन रिड्यूस्ड। आगे नहीं बता हुआ कितना साल कितना, देख लेंगे इसको। हम्म देन नेक्स्ट इसके आर्टिकल। कॉन्टेक्स्ट में सिमिलर सिमिलर कुलभूषण जाधव केस भी हुआ था जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में था। सो उसमें भी आई थिंक डेथ सेंटेंस था पहले एंड दैट वाज आल्सो कम्यूटेड लेटर ऑन। उसमें लेकिन प्रॉब्लम्स ज्यादा आई थी इंडिया को। एंड इसके अलावा वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि कतर का और क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। सो वी ऑल्सो इम्पोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम कतर। तो यस, दिस इज 40 to 45%। लोकेटेड। ये कमिंग टू नेक्स्ट एलएनजी। आर्टिकल, Pegasus spyware found on the journalist phones after Apple alert, says Amnesty. Amnesty India एक एनजीओ है जो इंडिया में उनका एक तरह से बंद हो गया था ऑफिस। एमएसनी एमनेस्टी इंटरनेशनल इससे रिलेटेड है, ह्यूमन राइट्स कंजर्वेशन ग्रुप है ये, और ये वर्ल्ड वाइड में फैले है। तो इम्पोर्टेंट बॉडी है। वो बोले कि पेगासिस स्पाईवेयर एक एक ऐप था जिसमें एक लिंक रहता है जो टारगेटेड, जिसके अंदर में आप डाल सकते हो, आपको भेजेंगे, आप किसी को भेज सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या जीमेल के थ्रू। आप इसे क्लिक करोगे अपना सॉफ्टवेयर पीछे बैकग्राउंड डाउनलोड हो जाएगा और आपका जो पूरा मोबाइल डेटा हो गया या फिर विथ रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन, आप क्या चलाते हो, क्या बात करते हो, सब चीज़ बैक चैनलिंग थ्रू रिकॉर्ड होकर सेंड हो जाएगा किसी और को, तो सुन सकते हैं। तो ये एक बहुत हाई क्लासिफाइड सॉफ्टवेयर था। इट वाज मेड बाय द इजरायली कंपनी। और कब ऐसा एनएसओ। बोला जाता है कि इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो, दे हैव इंपोर्टेड द हार्डवेयर फ्रॉम द एनएसओ ग्रुप। और ये किस लिए किया गया था? टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। लेकिन ऐसा एलिगेशन है बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल और बाकी सब ह्यूमन राइट्स ग्रुप में कि इंडियन गवर्नमेंट ने यूज किया है इसको अगेंस्ट द अपोजिशन पार्टी मेंबर्स एंड ऑल्सो द जो मीडिया पर्सन दैट आर क्रिटिकल टू द गवर्नमेंट। तो एप्पल ने इसको बताया। एप्पल में जो अलर्ट आता है वो है कि एप्पल थोड़ा एंड्रॉयड से तो ज़्यादा सेफ सिक्योर है, क्योंकि उसका जो ब्रेकिंग पोटेंशियल उसका थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसका ओएस ही डिफरेंट है। और एप्पल इट इज़ बिंग यूज्ड बाय द एफिलिएंट सोसाइटी, इसलिए उसका जो ब्रांड इमेज है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइवेसी हमेशा से रहा है। लेकिन ब्रीच वहां पर भी हुआ है, एप्पल के अंदर में ब्रीच ब्रीच हुआ है, क्योंकि ये एप्पल से रिलेटेड नहीं है। ये एप्पल के अंदर में डिवाइस में जब सॉफ्टवेयर भेजा गया था उससे रिलेटेड है। हाँ जी।
और यहाँ पे ये भी है, ऑपोजिशन एमपीज का भी ये कहना, लाइक 2021 में, कि उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है थ्रू दिस स्पाईवेयर ओनली, एंड इसके थ्रू माइक और कैमरा डेटा एक्सेस किया जाता है। प्लस एनएसओ ग्रुप जो है उसका कहना ये है कि दे ओनली सेल दिस टू द गवर्नमेंट्स। तो एक ये कंसर्न है कि जो यहाँ पे लिखा भी है कि वो कि 2017 में इट इज हाँ, बिलीव्ड ओनली टू कि द गवर्नमेंट। और इंडियन गवर्नमेंट अकेले नहीं है, ये हम्म ब्राजील से लेकर के कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी था। आई थिंक उसका एक डेटा था, उस समय आया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम को ऐसा कुछ एविडेंस मिला नहीं, इसलिए केस डिसमिस हो गया था। एग्जैक्टली। A sign of hope in conflict hit मणिपुर। तो कॉन्फ्लिक्ट जो मणिपुर में, इट इज बिटवीन द टू ट्राइब्स, मीती एंड कुकी। ये 2023 मई से लगातार चल रहा है वहाँ पर। एंड देयर हैज़ बीन efforts by the local government as well as the security armed forces, फॉर एग्जांपल असम राइफल या फिर आर्मी हो गए, सीआरपीएफ हो गए, एक्सेट्रा। तो कुछ कुछ जो बॉडीज है, मीती सेपरेटिस्ट बॉडी, उनको भी युवा पैक अंडर डाल दिया गया है। कुछ लोगों को सरेंडर किया गया, बाकी लोगों को रिहैबिलिटेट और रिसेटल किया गया। तो ये और किया एक कंसर्न किया ये गई भी थी। raise किया गया है कि जो आस्फा एक्ट है वो सिर्फ ट्राइबल एरियाज में लगाई गई है, जो वैली डोमिनेटेड एरियाज जहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी मीटी कम्युनिटी है वहाँ पे आस्फा एक्ट इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो एक ये कंसर्न भी हो गया है। हम्म। और दूसरा, के सेलुलर ट्राइब स्टेटस मांगा गया था बाय द सेक्शन ऑफ द मीतीस, कि मुझे भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे उन्हें मीती को नहीं मिलता है, क्योंकि वो उनको कनेक्ट किया जाता है लार्जर हिंदू बॉडी से। इसलिए जो कुकी मेजोरिटी है, दे आर क्रिश्चियन एंड दे आर लोकल ट्राइबल, वो एफिलिएट है, लोकल वर्शिप करते हैं। तो वो बोले कि अगर मीती को मिल जाएगा सेलुलर ट्राइब स्टेटस, तो उनका जो जॉब क्रिएशन है उसमें उनका डिमांड बढ़ जाएगा और उनको रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा जो ऑलरेडी हाई है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन था फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा रीजन लैंड का था। तीसरा रीजन सेटलमेंट ऑफ द म्यांमार्स, वहां से जो रेफ्यूजी आ रहे हैं उनका सेटलमेंट इन द वैली रीजन। तो ये तीन चार एरिया था जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। तो वाटर क्राइसिस, तीसरी राइट्स टू चीफ सेक्रेटरी ओवर डिले अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट। तो बोले कि जो बिड डाटा हैज बीन इनवाइटेड बाय द 15 जनवरी, तो ऑलरेडी जो लेट से चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन टाइम से नहीं हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्यूरिफिकेशन। और ये जब दिखाता है कि जो वाटर है, देर इज सम प्रेजेंस ऑफ द अमोनिया या फिर सल्फर या फॉस्फोरस, जिसके कारण झाग फॉर्मेशन होता है। तो दिल्ली जल बोर्ड का एक तरह से फेलियर है विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। तो इसे के लिए प्यूरिफिकेशन प्लांट चाहिए, और साथ ही साथ हाई अमोनिया कंटेंट प्रॉब्लम्स प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हीटिंग वाटर प्रोडक्शन प्रोडक्शन एट टू ट्रीटमेंट प्लांट। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट प्लांट होना जरूरी है, रादर दैन कि कुछ। तो इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? तो कल डिस्कस किए कि आप बॉन्ड क्रिएट करो, लोकल बॉडी एनडीएमसी हो गया, फिर बाकी सब, आप बॉन्ड क्रिएट करके आप इन्वेस्ट करो वाटर प्योरिफिकेशन में। तो क्या कर सकते हैं? सब स्टैंडर्ड, नेक्स्ट आर्टिकल, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन। इस पर इशू हुआ था कि जो इंडिया में मेडिसिन है, इट इज़ मोस्टली टू टाइप्स की। एक तो आप कंपनी डायरेक्टली बेचते हैं, ब्रांडेड होता है। दूसरा होता है जेनरिक होता है। जेनरिक में एलिमेंट वही रहता है, बस मिक्सिंग डिफरेंट प्रोसेस से होता है। और हो सकता है प्रोसेस जो आगे पीछे भी हो सकता है, तो उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू, CDCS जो है रेगुलेट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि जो सब स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है उसके कारण लिवर क्राइसिस, लिवर सिरोसिस और बाकी जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है, उसको कैसे रेगुलेट करें? तो या तो आप शॉप को बंद कर दो, या आप जो जो ड्रग्स है उसको एक नेशनल एसेंशियल मेडिसिन के द्वारा ही बताओ कि ये सब कंपनी बेच सकते हैं। आई थिंक मानसी और क्या कर सकते हैं सब स्टैंडर्ड ड्रग के लिए? आई क्योंकि थिंक लाइफ यही सेविंग ऑप्शन। ड्रग इंपॉर्टेंट है, चीपर ड्रग इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। अगर नहीं रहेगा तो फिर हेल्थ का जो राइट टू हेल्थ है वो अपहोल्ड नहीं होगा। हाँ, और इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो इन रिड्यूसिंग द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑल्सो। तो उस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
तो कोई और भी ऐसे चीज क्या है उसी। इसमें डाल सकते हैं कि डी सेलिंग ऑफ द शॉप, सीलिंग कर दो, बंद कर दो शॉप, तो एक तो टेम्पररी मेजर हो गया, तो डेटरेंट हो गया कि आपका अगर गलत मेडिसिन बेचोगे तो आपको बंद कर दे, लाइसेंस ले लेंगे। लेकिन उसके अलावा जो इनपुट के हिसाब से, मतलब पहले, तो मेरे अकॉर्डिंग जो एनएलईएम के अंदर में जो लिस्ट होता है, इट इज मेंटेन्ड बाय द एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर में आते हैं, वो बनाते हैं लिस्ट। इंपॉर्टेंट ड्रग्स क्या क्या मिलना चाहिए जन औषधि के थ्रू या फिर नॉर्मल प्राइवेट बॉडीज के थ्रू। तो लिस्ट के अंदर में मेंशन होना चाहिए इतने सारे कंपनीज इंडिया में, लोगों को पता नहीं कंपनी कौन से है विद रिस्पेक्ट जेनरिक ड्रग्स, क्या वो जेन्युइन कंपनी है कि नहीं वो भी नहीं पता। ब्रांडेड तो पता है, सिप्ला हो गया, बाकी जो बड़े बिग ब्रांड है, लेकिन बाकी सबका नहीं पता। तो देयर शुड बी कंपनी का लिस्ट एक जगह होना चाहिए जो रेगुलेट कर सकते हैं एनपीपी या बाकी ये किए हो सकता एंड अगर साइंटिफिक पार्ट पे बात करें तो जैसे सब स्टैंडर्ड ड्रग्स की बात है, तो इन स्पेसिफिक टू कफ सिरप्स हमने देखा था कि इथाइलिन ग्लाइकोल और डाइथाइलिन ग्लाइकोल ऐड की जाती है अडल्ट्रेंट्स की तरह उसमें, तो वो टॉक्सिक होते हैं क्या? है। नॉर्मली जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, लेकिन इसमें क्या मिथाइलिन ऐड क्यों होता है, सस्ते बनाने के लिए, क्योंकि जब उसको एपी। जब उसको ऐड ही गुड कर मॉर्निंग दिया तो सर। वो टॉक्सिक। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द यू नो क्वांटिटी एट टाइम्स। या फिर कैसे हो सकता है वो टॉक्सिक, कैसे हो सकता है वो, मतलब टॉक्सिक नहीं हो सकता वो, इट सर आई डिपेंड्स ऑन थिंक द वो सर आई थिंक कितना। जैसे जैसे उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो फिर टॉक्सिक हो जाता है। तो यहाँ बात है कि जो जब मिलाते हैं ना ड्रग में, तो फिर मिथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल तो डालती ही है, लेकिन उसके अलावा उसको सस्ता करने के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल आई थिंक बहुत कॉस्टली होता है। तो जो ड्रग कंपनी है, जेनरिक ड्रग कंपनी, चाहते हैं कि वो कॉस्ट कम करे ताकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें अफ्रीकन कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में। तो वो कुछ सेट चेंज करते हैं, मिथाइलिन या कुछ और मटेरियल मिलाते हैं, इसके कारण कि ड्रग का एफिशिएंसी कम हो जाता है और वो टॉक्सिक बन जाता है, क्योंकि टॉक्सिक होता ही पहले से, और मिलाते वक्त भी बन जाता है एक तरह से। तभी डेथ हुआ था उसी युगांडा में भी। सब स्टैंडर्ड मेडिसिन में रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन सी? मेडिसिन के लिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी सीडीसीएससी हो, जो रेगुलेट करता है इंडिया का जो भी स्टैंडर्ड है मेडिसिन का उसको। लेकिन एक और है जो एनपीपीए हो गया, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग, वो बताता है कि इंडिया में जो मेडिसिन है अगर हम ऐसी बिना रेगुलेट करेंगे, तो हो सकता है ना कि जो बहुत गरीब है उनको मेडिसिन मिलेगा नहीं अफोर्डेबल रेट में। तो किसी हो सकता है हम्म। इंडिया में जो लॉन्ग टर्म टारगेट है टीबी को खत्म करने का, या फिर लेप्रोसी खत्म करने का, लॉन्ग टर्म में मेरे को डेंगू भी खत्म करना है, ये भी खत्म, इतना टारगेट है वो कैसे पूरा होगा फिर। तो सरकार हमेशा चाहता है कि जो कुछ कुछ मेडिसिन, नेशनल एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन लिस्ट, ENELM, वो मेंटेन करता है एनपीपीए। वो बोलता है कि इतना सा लिस्ट है 48, हो सकता है कि चेंज होते रहते हैं उसके अंदर, पता है 50, 52, 48, बोलता है कि इतना इतना इससे ऊपर नहीं होना चाहिए एमआरपी उसका। तो वो इंडिया में कहीं भी हो जाओगे तो उसी प्राइस पे मिलता है मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन है इसलिए। तो डिसाइड करता है सरकार, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सा होना चाहिए, तो उनके थ्रू। तो और ये हो इसमें गया एनपीपीए, वो प्राइसिंग से रिलेटेड, सिर्फ एनपीपीए प्राइसिंग करता है वो, प्राइस मिनिस्ट्री ऑफ, रिलेटेड हाँ। होगा। और ये सीडीसीएस जो है ये एक तरह से स्टैंडर्ड, तुम अगर इसमें आप पढ़ोगे तो इसमें ड्रग स्टैंडर्ड रेगुलेटिंग अथॉरिटी है इसमें CDCSO, एक बार देख लेना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आता है। तो ये ड्रग का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, पेटेंट एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, उसके ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल कैसा होना चाहिए, तो हर एक चीज का स्टैंडर्ड है ना, ये इसको अफोर्ड करता है पूरा। इट तो ये हो गया। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मानसी, इंपॉर्टेंट फीचर्स। यहाँ पे 24 वीक्स ऑफ जो प्रेगनेंसी है दैट कैन बी अबॉर्टेड अंडर दिस एक्ट, एंड बियॉन्ड दैट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही वो अलाउ किया जाता है, लाइक अगर इट बिकम्स अ थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, देन इफ लाइक इट इज बिलीव्ड कि चाइल्ड में abnormalities बहुत ज्यादा हैं, तो इट कैन बी डन इन दैट केसेस ऑल्सो। इफ देर आर केसेस ऑफ अगेन लाइक सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो उस वजह से भी इट कैन बी अबॉर्टेड। तो कुछ रीजंस है अंडर दिस एक्ट, एंड तो ऑफ लेट वी हैव सीन
कि there was one case जिसमें ये डिबेट हुआ कि the right to bodily autonomy of the woman versus the right of the fetus, तो ये एक हम बोल सकते हैं कि एक एथिकल डिलेमा की तरह इमर्ज हुआ। तो इसमें अभी अभी प्रोविजन है कि 24-26 ईयर्स है। एक बार अगर उन्हें देख के डाल देना ग्रुप पे, MTP वीक्स वाला। 24 हाँ 26 सॉरी, वीक्स हाँ आपने 24 ईयर्स बोल 24 दिया। वीक्स हो गया। तो वहाँ तक है। उसके अगर ऊपर लेके जाना है 28 तक जाएगा, तो फिर उसके लिए कमेटी बैठता है, लोकल कमेटी बैठता है, DM होते हैं और फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। फिर नहीं तो फिर उससे में भी नहीं हो रहा है तो फिर जाके हाई कोर्ट जाइए। तो ये प्रोविजन है अगर आपको अबॉर्शन करना है तो बाकी तो पता ही थी। यूजेनिक क्या होता है हाँ जी? यूजेनिक नहीं पता क्या होता है। ये डिजाइनर टाइप होता है कि यूजेनिक मतलब होता है कि आप ह्यूमन को ऐसा बनाओ, ऐसा आप मेटिंग करवाओ कि आप परफेक्ट ह्यूमन बनना है। फिर ये यूजेनिक का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था सोशल डार्विनिज्म में, जो नाजी जर्मनी यूज़ किया था इसको। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन के लिए कैसा आइडियल बॉडी होना चाहिए, तो यूनिक इसका होता है। इसका मीनिंग वही होता है यूजेनिक। तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जो कोविड केसेस में और भी कोविड के कितने सारे वेरिएंट आते हैं, तो हर एक वेरिएंट बॉडी के अंदर में आते हैं, रिएक्शन करते हैं T सेल और B सेल में। तो B सेल देखता है, मेमोरी सेल है, वो देखता है कि पहले भी हुआ है कि नहीं बॉडी के अंदर, पहले में हुआ है तो उसके हिसाब से एंटीबॉडी क्या बनना है, फिर वो मारने के लिए भेजता है जो नया इन्फेक्शन जब भी होगा। तो इतने सारे कभी कभी क्या होता है, बॉडी उतना कोप अप नहीं कर पाता है, तो बॉडी के अंदर में जो वेरिएंट है ना वो चेंज हो जाते हैं रिएक्शन करके। तो उसके बाद नया वेरिएंट स्टार्ट होता है, वो जब ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो वैसे वेरिएंट चेंज होते जा रहे हैं हर बार। तो हम लोग पहले पढ़े थे इंडियन वेरिएंट, चाइनीज, वहां से आया, फिर अभी JN1 वेरिएंट अभी जो है प्रेजेंटली। तो इसको समझने के लिए पहले वर्किंग ऑफ द वायरस समझना पड़ेगा, उसके अंदर में प्रोटीन का वर्किंग समझना पड़ेगा, उसके अंदर फिर जीनोम सीक्वेंसिंग पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए कि जीनोम सीक्वेंसिंग करे, जो भी ACTC जो एक लंबा लाइन निकलता है वो जीनोम सीक्वेंसिंग होंगे। उससे पता लग सकता है कि आने वाले समय में कितना वेरिएंट हो सकता है, और हर एक वेरिएंट का एफिशिएंसी पता लग सकता है एग्जैक्टली नहीं, लेकिन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक। तो द नंबर ऑफ न्यू केस ऑफ न्यू वेरिएंट कुड बी कंफर्म्ड, इसलिए बोला ओल्ड ओमिक्रॉन स्ट्रेन है, न्यू है। तो पेशेंट डायग्नोस विद न्यू वेरिएंट हु हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड हैज बीन डिस्चार्ज्ड। तो इसी का बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग सिर्फ कोविड में नहीं होता है, हर जगह कर सकते हैं, ह्यूमन का भी, जो हमने IFS पेपर में डिस्कस किया था, ह्यूमन के जीनोम सीक्वेंसिंग, फिर हमने प्लांट का भी, एनिमल का भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और हेल्थ में भी उसका इंपॉर्टेंस है लॉन्ग टर्म। JDU, इसका आइडियोलॉजी क्या है मानसी? जनता दल Okay, यूनाइटेड। this Janata Dal United क्या हो सकता political है party आइडियोलॉजी? in the state of Bihar. So I think एक तो they are demanding special status for the state of Bihar. एक ये ideology है। They talk about creation of like more employment, एक जो migrant से related issue है, I think वो एक issue हो सकता है। JDU। ये हाँ सोशलिस्ट हाँ हाँ आइडियोलॉजी हाँ, की बात सचिन बोलो। करते हैं, ठीक है। हम्म। सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो बेसिकली सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ ही देख सकते हैं। वही सोशलिस्ट सेक्युलर, फिर आप प्रो हम्म। पीपल, वो गरीब वर्किंग क्लास, ये सब का बात, वीमेन का बात करते हैं। और फिर बिहार का बात, बिहार का डेवलप करे उसका बात करते हैं। तो कैपिटलिस्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन कैपिटलिस्ट होना चाहिए सोशलिस्ट पैटर्न में, तो वो उस पर चलते। तो ये आइडियोलॉजी होगी उनका। यूनियन मिनिस्टर फेल्स टू ब्रेक स्टेलमेट ओवर द SYL। स्टेलमेट एस क्यों? क्योंकि पंजाब चाहता है, हरियाणा चाहता है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो सुप्रीम कोर्ट का वो हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, एक बार सर्च करना करो ना। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया था कि आप SYL, सतलज जो लिंक है, बी यमुना लिंक, विद रिस्पेक्ट टू द शेयरिंग ऑफ द वाटर बिटवीन द टू स्टेट पंजाब और हरियाणा, इसको आप इंप्लीमेंट करिए। तो हरियाणा चाहता है कि इंप्लीमेंट हो जाए, लेकिन पंजाब चाहता है कि मुझे ज़्यादा पानी पानी चाहिए, क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है। हरियाणा तो डेवलप ज़्यादा है, उसके बाद इंडस्ट्रियल हब ज़्यादा है, मेरे पास ऐसा नहीं है।
तो ये इशू रहता है हमेशा, तो हमेशा नेगोशिएशन करने भेजता है लेकिन हमेशा से नहीं हो पाता है। बहुत लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस है ये नेगोशिएशन, आसान बात नहीं है, क्योंकि इससे रिलेशन से हर चीज़, इकोनॉमिक रिलेशन है, इससे सेपरेटिज्म है, हर एक चीज़ एसवाईएल करने से रिलेटेड है। उसी मेरा क्वेश्चन था, जैसे इनके लिए गवर्नमेंट रहती है, बजट में अलॉट कर देती है पैसे भी, और वो हर साल बने रहते हैं। आप मतलब के हिसाब से क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं SYL कनाल के लिए कि इसको सॉर्ट आउट किया जा सके, और जो इनके लिए फंड अलॉट्स है वो यूज किए जा सके। ये तभी सॉर्ट आउट होगा ना जब अकोमोडेशन होगा दोनों की तरफ से। मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है ना पानी कम हो, क्योंकि पानी का यूसेज ही प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। आप अनसस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर वाटर यूज कर रहे हो वो राइस वाटर में, तो अगर वाटर ज्यादा यूज हो रहा है तो आप ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं से ड्रॉ करोगे, तो आपका जो इनपुट ही बहुत ज्यादा है, तब तो ये इशू चलते रहेगा। तो इनपुट को कम कर दो। कैसे होगा? जब सस्टेनेबल क्रॉपिंग करोगे, राइस वाटर, राइस वीड साइकिल है उसको तोड़ोगे, वाटर टैक्स थोड़ा सा बढ़ाओगे, तब जाके वाटर डिमांड कम होगा, तो हो सकता है कि एकोमोडेशन बढ़े। आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं होता, आप बताओ। बेसिकली तो पहले माइक्रो लेवल पे काम करें, वाटर डिमांड कम हो स्टेट्स में, तो वो क्रॉप्स को डाइवर्सिफाइड करें, तब वही। सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हाँ, हैं। वही उसी की बात की। बाकी तो लिखा फिर हुआ है कि हाँ, पंजाब 76.5 ब्लॉक्स, तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे में ब्लॉक होता है, तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट होता है, हर एक के ब्लॉक, तो ब्लॉक में बीडीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट में डीएम होगा या डीसी होगा, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। तो पंजाब में इतने ब्लॉक है तो आर ओवर एक्सप्लॉइटेड, वे स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज मोर देन 100%। तो रिप्लेशन जितना ऐड होता है, जितना निकलता है उससे ज्यादा है, 100% ज्यादा है। वे हरियाणा में 61%। तो दोनों नहीं चाहेगा, तो एक इसको लिख सकते हो डेटा, दोनों नहीं चाहे कि हम पानी क्यों छोड़े। जब इंडिया नहीं बात करता है इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान नहीं चाहता है, तो फिर क्यों करे ऐसा? ये बात है। And according to Karuna, Supreme Court had directed the Chief Minister of both the state to negotiate and settle the SYL issue in 2020. इसमें इसमें मानसी जो पूछना है कि एमपी गवर्नमेंट स्विंग्स इनटू एक्शन, 13 डाई इन द बस ट्रक कोलिजन, ऑफिशियल सब सस्पेंडेड। तो इसमें ऑफिशियल क्या रोल है? बस प्राइवेट यहाँ पे बॉडी, देखना ट्रक पड़ेगा ना प्राइवेट कि व्हाट बॉडी। वाज द रीजन। व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस एक्सीडेंट, तो इसमें इट ऑफिशियल्स का कॉट जो फायर रोल रहा फॉलोइंग द कोलिजन विद द डंपर ट्रक मध्य प्रदेश के अंदर में, एंड गवर्नमेंट swung into action. They have transferred the various senior officials over the negligence. तो इसमें डिले इन रीचिंग द फायर टेंडर एंड एम्बुलेंसेस, ये हुआ। डिस्ट्रिक्ट रीजनल ऑफिसर was found to have a complete हैव डॉक्यूमेंटेशन, बोला कि डॉक्यूमेंटेशन पूरा है, लेकिन ऐसा दिक्कत है, तो फिर नहीं हुआ। ऐसा बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मेजर रहता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि द पुअर कंडीशन था बस का, was found to be running without a valid permit and fitness certificate. फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था उसके पास, रोड टैक्स had not filled it road tax after while the dumper had its document complete। उसमें डंपर का कोई गलती नहीं, सब चीज उसके पास सही था, बस जो चला रहे थे उनके पास वैलिड परमिट नहीं था और रोड टैक्स उन्होंने नहीं दिया था, इसलिए किया। एनोर, एनोर से रिलेटेड दो चीज हुआ अभी, करूँ ना, जो न्यूज चैनल पढ़े, पिछले एक हफ्ते में। मानसी, कॉल नहीं कर पा रही ओके हूँ, बस करुणा स्पीक। बोल दी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें कि वन जो ओके, बोले। एनॉर क्रीक में एक तो ये था कि ऑयल स्पिल हुआ था नियर चेन्नई, एंड देन सेकंड जो अमोनिया गैस लीक फ्रॉम द फर्टिलाइजर प्लांट। हम्म, हाँ, तो ऑयल तो स्पिल ये लीक हुआ दोनों था और दोनों इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हम इसको बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिजास्टर। रेसिडेंट ऑफ द 1731 कॉलोनीज इन दिल्ली टू गेट ओनरशिप राइट। तो अभी बात हुआ था पीएम उदय,
तो पार्लियामेंट में पास हुआ कि आप जो भी कॉलोनीज है, अनरेगुलेटेड कॉलोनीज है, उसको आप 3 साल के लिए वहां पर स्टे करिए, और वहां के जो लोग हैं उनको अब रिहैबिलिटेट करेंगे, उसको रेगुलाइज करेंगे थ्रू सेटलमेंट ऑफ द की लैंड टाइटल। तो वो भी दिया जाए एक तरह से, ओनरशिप रेसिडेंट दिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो विजन है, लॉन्ग टर्म दिल्ली का, दिल्ली 2040, वो तभी पूरा हो सकता है उससे, व्हेन देयर इज ए रेगुलेशन ऑफ द अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन होने वाली पीएम उदय के अंदर में हो सकता है। विल ब्रिंग ऑर्डिनेंस टू इन्फोर्स कनाडा साइनीज। जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धरमैया, वो वहां पर क्या हुआ कि कल डिस्कस किया था इस पर कि बैंगलोर में एजिटेशन हुआ। कन्नड़ समिति एक प्रेशर ग्रुप है, एंड दे हैव, हाँ, कर्नाटका रक्षणा वेदिका, दे हैव डिमांडेड यूज ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज ऑन ऑल द साइन बोर्ड, रिजल्टेड इन वैंडलिज्म। तो कर्नाटक गवर्नमेंट बोले कि ऑर्डिनेंस पास करेंगे, तो उसमें बोले जाएगा कि जो भी बिजनेस स्टैब्लिशमेंट है उसके पास कन्नड़ में लैंग्वेज में होना चाहिए। इट लैक क्लैरिटी, लिखा हुआ है कि वही हम लोग जो डिस्कस किए कि 60% जो होगा टेक्स्ट वो कन्नड़ लैंग्वेज में और 40% अदर लैंग्वेज में। ये है, सर्कुलर भी था। तो 60-40 रूल है, मतलब 60% जो बड़ा रहेगा वो कन्नड़ लैंग्वेज, छोटा रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, 60-40 रूल में। तो इसको पास किया जाएगा, और वॉयलेशन किया जाएगा तो उस पर पेनल्टी भी प्रावधान रहेगा। तो इसको बोल सकते हैं कि ये एक डायरेक्शन है, लेकिन दूसरा एक और बात कर सकते हैं कि ये तरीका नहीं कि आप वैंडलिज्म कर रहे हैं, आप उससे क्या होगा, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो बैंगलोर का है, जो फेमस है, वो हर्ट होगा लॉन्ग टर्म में। कन्नड़ पीपल का ही प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में, कि अगर आप ऐसे ऐसे अप्रोच करोगे तो। लेकिन बात ये कि ऐसे अप्रोच नहीं करते हो तो काम भी नहीं होता। अभी ऑल प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट दिस रूल एंड चेंज द साइन बोर्ड अकॉर्डिंगली बिफोर द डेडलाइन, डायरेक्शन दिया गया। तो लास्ट में नेगोशिएशन वही है कि कन्नड़ इंग्लिश का रेशियो हो, बस। तो आई थिंक इट इज ए रीजनेबल स्टेप, कुछ अलग से हट के नहीं। मानसी, इसमें बताया कि तृणमूल कांग्रेस की जो चीफ मिनिस्टर है, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी, ये बोल रहे हैं कि बीजेपी प्लेइंग योर रीजनल कार्ड बिफोर इलेक्शन वोंट अलाउ सीए। तो पहला बात छोड़ देते हैं, वोंट अलाउ सीए इन बंगाल। तो ऐसा क्यों बोल रही हो? तो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, एंड यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये कि जो माइग्रेंट्स आए हैं, इलीगल माइग्रेंट्स, अगर हम बोले कि काफी साल से अगर वो इंडिया में रह रहे हैं, तो उनको एक तो सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए जो कंडीशंस थी उनको थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया है। सो आई थिंक ये मतलब इट इज एन इशू बिटवीन, जो हम बात करते हैं कि बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर इशू जो पॉलिटिकल इशू है। सो आई थिंक पॉलिटिकली ये बोला जा रहा है कि सीए वुड इट वुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। एक ही लाइन में बोलना है तो बंगाल में जो पॉपुलेशन है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है, डेमोग्राफिक शिफ्ट हो सकता है। अगर सीए इम्प्लीमेंट होगा तो हो सकता है ना कि माइनॉरिटीज फ्रॉम द बांग्लादेश वो ज़्यादा से ज़्यादा है बंगाल में, अंडर द गार्ड ऑफ द सीए, कि मुझे तो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, मुझे एंट्री करो और सिटीजनशिप मिले। तो जो बंगाल का डेमोग्राफिक चेंज होगा, मतलब इन द बॉर्डर रीजन, वो बढ़ सकते हैं। इसी कारण वो बोल रहे हैं कि सीए इंडिया नहीं होगा बंगाल में इम्प्लीमेंट। हाँ, पॉलिटिकल ये तो स्टेट भी है और ये ओवरऑल ही कंसर्न पूरा भी। कंसर्न है सीए के साथ। इवन बाकी स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी यही इशू इमर्ज हुआ था कि अगर उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी तो जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कंपटीशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी इतने कम है, अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है। क्रिएटर ऑफ मुडियट्टू कहाँ पर है? ये केरला में है, हम्म, मुडिगेट्टू। तो ये ऐसे होता है। तो लिखा तिरुमला तिरुपति देवास्थानम, तो ये रेगुलेट करता है आई थिंक टीडीटी, तिरुपति के जो
एक तो रेगुलेटरी बॉडी है, जो टेम्पल है उनका। एक सेकेंड, सर्च करना टीडीडी का रोल क्या है। They have distributed pattas to the employees pertaining to the site near the 400 acre near the Paddy Redu Arnhem village, around 350 acre in Paddy, 3 to 4 crore. 82nd एनुअल इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। तो इंडियन साइंस कांग्रेस होता है, वैसे कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है। तो ये स्टार्ट हुआ है कि काकतीय यूनिवर्सिटी में, वारंगल। तो ऐसा आईएससी का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है इंडिया में, मानसी? So history calls for the scientific approach to the past. तो हिस्ट्री और साइंटिफिक अप्रोच, एक यहाँ पे जो सबसे पहली चीज मेरे माइंड में आती है फंडामेंटल ड्यूटी। टॉक अबाउट प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर, वो है, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं। देन हिस्ट्री, मतलब सोसाइटल लेवल पे वो जो अवेयरनेस जनरेट की जा सकती है, उससे जो हम लर्निंग्स ले सकते हैं फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द इवेंट्स, उसको करंटली हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट कैन बी वन ऑफ द बेनिफिट्स। ट्रू। वैल्यूज ऑफ इक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस, सेकुलरिज्म, ह्यूमनिज्म, जो भी चीज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में और फिर हिस्ट्री में, कुछ सीख सकते हैं। हर एक का कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटीज का, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर में। फिर Happy hours in Gurugram, BYOB and called Ahata in city are changing social dynamic. ओपन एयर स्पेसेस क्या है मानसी, कॉर्पोरेट का? ओपन एयर स्पेसेस जो लाइक एयर कैफेज होते हैं, लाइक टेरेस पे ओपन, उसको बोलते हैं सब कल्चर यूनिक टू दिल्लीज कॉर्पोरेट हब। हम्म, वही हो सकता है। गुरुग्राम मोर कोवेटेड ओपन एयर स्पेस बार पब क्लब। ये ओपन एयर स्पेस है। सब्यसाची क्या है मानसी? सब्यसाची, इट इज अ फैशन ब्रांड, लाइक हाई एंड फैशन ब्रांड, आई वुड से लग्जरी तो ब्रांड नीश है। एरिया क्या है इसका, नीश एरिया? नीश एरिया इंडियन ट्रेडिशनल्स हैं, एंड लाइक दे केटर टू द डिमांड ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हाँ लाइक मोस्टली, इंडियन लेकिन ट्रेडिशनल फिर क्लोथ्स, जो लहंगास एंड सूट्स। हाँ, सेलिब्रिटी हो गया, फिर अफ्लुएंट सेक्शन सोसाइटी, उनमें जो इंडियन लहंगा हो गया, हाँ वही, कि इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से क्लोथिंग डिजाइनिंग कंपनी। ठीक है। लाइफ थ्रू ज्योमेट्री इन वर्ली, वर्ली पेंटिंग कहाँ पे सचिन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो उससे लिखा हुआ है कि वर्ली विस्परर बाय इनहेरिटिंग आर्ट फॉर्म, ट्राइंगल, सर्कल, लाइंस against the mud brown background aligned to tell stories of village life and their custom। तो वर्ली पेंटिंग के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि डेली रूटीन क्या होता है रूरल लाइफ में, रिलेशनशिप ऑफ द ट्राइबल पीपल। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग भीमबेटका केव में पढ़ते हैं, तो भीमबेटका केव में अगर कुछ भी स्टेटमेंट आता है कि वो पेंटिंग से पता लग सकता है कैसे लोग रहते थे, कैसे लोग हंटिंग करते थे, डांसिंग कैसे करते थे। तो हर एक चीज का सोच सकते हो, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड है। उसके अलावा आप सोच सकते हो कि हाँ हो सकता है ऐसा। तो वैसे ही जो भी वर्ली पेंटिंग में अगर कुछ लिखा रहेगा एग्जाम क्वेश्चन में भी कि रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइबल, नेचर, गॉड, मिथ, ट्रेडिशन, तो ये हो सकता है, दिमाग में जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है वर्ली पेंटिंग। तो डेली लाइफ के बारे में पता लगता है उससे। मास्टर ऑफ मूवमेंट एंड ज्योमेट्री, स्ट्रोक्स, मिनिमलिस्टिक स्ट्रोक्स, इमेजिनेटिव कंपोजिशन, ऐसा वर्ड है। जब भी जीएस पेपर 1 में पेंटिंग में आंसर वाला कभी भी आएगा, तो ये सब हमेशा वर्ड को यूज कर सकते हैं। फिननेस, ज्योमेट्री डिजाइन,
फिर इमेजिनेटिव कॉम्पोजिशन, मिनिमलिस्टिक स्ट्रोक, फिर ऐसे टाइप यूज कर सकते हैं वर्ड्स को। उससे लगेगा कि आपके पास जो वर्ड्स है वो इट इज रिलेटेड टू द पेंटिंग। तो कहाँ पर पॉपुलराइज हुआ था? सह्याद्री माउंटेन चेन जो थाने महाराष्ट्र, ट्राइबल आर्ट फॉर्म में ये। ज्योमेट्रिक पैटर्न, स्वर्लिंग नेचर, सर्कल, मून, ट्रायंगल फॉर ट्रीज, माउंटेन, तो मिनिमलिस्टिक डिजाइन है ये। डिटेल में नहीं बनाया गया ड्राइंग, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ड्राइंग बना रहे हैं तो एक एग्जैक्टली वैसे दिख रहा है। तो शॉर्ट, सर्कल फॉर सन एंड मून, ट्रायंगल फॉर ट्री, माउंटेन, स्क्वायर फॉर द सेक्रेड इनक्लोजर, वर्ली इज आवर वॉइस वी वांट टू बी हर्ड, इट इज आवर एक्सप्रेशन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। जो डेली एक्सपीरियंस होता है वो एक्सप्रेशन है वर्ल्ड पेंटिंग। अच्छा आर्टिकल है। शिपिंग वैल्यू चेन, यांगसी रिवर चाइना के लिए जो ऐसा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंडिया में गंगा, गंगा हो गया। यूफ्रेट्स, टिग्रिस हो गया आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लिए, और इजिप्ट के लिए नाइल हो गया। हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको। तो उसमें भी क्रिस क्रॉस रिवर, मस्ट लाइक वाटर स्काई रोड, इंडिया वर्सेस चाइना स्टोरी। तो इंडिया एक्चुअली अहेड ऑफ चाइना, सही बात है, 1980 के समय में। तो लेकिन उस समय जो इंडिया इंडिया का जो पॉलिसी था, इट वाज मोस्टली डोमिनेटेड सोशलिस्टिक पैटर्न में था। चाइना कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी था, लेकिन वो डेंग जाओपिंग का जो रेवोल्यूशन आया विथ मोर इंटरेक्शन विद द यूएस स्टेट, तो वो उन्होंने खोल दिया इकोनॉमी को। और चीप मैन्युफैक्चरिंग लेबर्स के लिए उन्होंने पूरा सप्लाई चेन डिमांड चेंज कर दिया अपने कंट्री के अंदर में। तो इसके कारण आज बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट हो गई। तो लेबर आर्बिट्रेज जिसको बोलते हैं, मतलब कि मेरे कंट्री में लेबर कॉस्ट कम है, उसके कंट्री में ज़्यादा है, तो मेरे कंट्री में आ जाएंगे बाकी मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है सब। तो लेबर आर्बिट्रेज, उसके बीच का जो डिफरेंसेस है वो प्रॉफिट हो जाता है उन्हें ज़्यादा, तो इसको लेबर आर्बिट्रेज बोलते हैं। तो सेफ्टी नंबर फॉर प्रायोरिटी इन शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे फेमस वर्ल्ड का बिगेस्ट